हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी पॉपुलर रिटेल स्टॉक है और स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। अगर आप केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी मान के चल रहे हैं तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आप इस चीज़ में बिल्कुल गलत हैं। ये एक आईटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी की जगह एक प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी सॉफ्टवेयर असिस्टेड काम होता है उसको डेवलप करती है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, ना कि प्योर आईटी प्लेयर है जो कि जैसे हमारी इन्फोसिस या टीसीएस हो गई या परसिस्टेंट सिस्टम्स या एलटीआई माइंडट्री जैसी कंपनी हो गई, उससे काफ़ी अलग है। दूसरी बात, पहले हम इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि ये कंपनी कैसे काम करती है और क्या क्या करती है। कंपनी में अगर आप देखेंगे तो ये कमर्शियल और पैसेंजर दोनों व्हीकल सेगमेंट्स में अपना सॉफ्टवेयर असिस्टेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। इन्होंने अपने 3 डिविजन्स कर रखे हैं अपने बिजनेस में। एक है फीचर डेवलपमेंट इंटीग्रेशन बिजनेस, सेकंड है आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर बिजनेस और तीसरा है क्लाउड बेस्ड कनेक्शन सर्विसेज। तो ये 3 में इन्होंने अपना बिजनेस डिवाइड कर रखा है और इन्हीं 3 पे ये अपना रेवेन्यू ग्रोथ या गाइडेंस देते हैं। अब बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो इस 30 जून के एंड तक उसका रिजल्ट जो है उसमें क्या इन्होंने कहा है। अगर आप इनका रेवेन्यू देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 7.8% इंडियन रुपीस के हिसाब से बढ़ा है और अगर डॉलर्स के हिसाब से देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.3% का ही इंक्रीज है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस कंपनी के लिए करेंसी फ्लक्चुएशंस, अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होगा तो इनको प्रॉब्लम होगी। इसलिए करेंसी का जो भी फ्लक्चुएशन होता है वो इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रुपी स्ट्रांग रहे, ताकि इनका जो रियलाइज प्रॉफिट होता है रेवेन्यू की वजह से वो सही रहे। इसके अलावा आप देखेंगे एबिटा मार्जिन इन्होंने 21% के अराउंड इस बार मेंटेन किया है और जो इन्होंने अपनी कॉन कॉल में गाइडेंस दिया है वो भी 21% की दी है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 21% का एबिटा मार्जिन हमारा हो। ग्रोथ पे इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है अपनी कॉन कॉल में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कम से कम अगला क्वार्टर भी ठंडा ही जाएगा, बट एबिटा मार्जिन ये लोग अपना बचा के रखेंगे 21% पे। तो एबिटा मार्जिन बचा के रखना है और रेवेन्यू अगर बढ़ नहीं रहा तो डेफिनेटली इनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी कई जगह से। इसका मतलब ये है। तो कॉस्ट कटिंग ये लोग कैसे कर सकते हैं, कोई भी कंपनी कॉस्ट कटिंग 2 तरीके से कर सकती है, या तो रॉ मटेरियल चीप हो जाए या फिर उनका जो हेड काउंट है वो कम करें। तो जो मुझे लगता है, जो इनकी कॉन कॉल से लग रहा था कि क्योंकि ये एआई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो ये लोग रिक्रूटमेंट कम करेंगे, क्योंकि कॉस्ट जो रॉ मटेरियल है वो तो इनके हाथ में है नहीं। जो भी इनको चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल्स वो तो ये इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हेड काउंट में एआई क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रही है कंपनी अपने यूनिट में, तो इसलिए हो सकता है हेड काउंट ये लोग कम करें या हायरिंग कम। इसके अलावा आप प्रॉफिट देखेंगे तो वो कोलैप्स कर गया है, -30% हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो जब प्रॉफिट गिरा तो कंपनी का स्टॉक भी सीधा नीचे। तो ऐसा ही होता है बाज़ार में कि अगर आपका 30% प्रॉफिट घट गया तो स्टॉक भी अगर एक ज़्यादा वैल्यूएशन पे चल रहा था तो सीधा 30-40% वो भी नीचे की तरफ डुबकी मारता है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर आप पिछले साल देखेंगे तो इनको एक बेनिफिट हुआ था, उस बेनिफिट को हटा के अगर आप इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, ओ सॉरी प्रॉफिट डी ग्रोथ देखेंगे तो वो 18% तक का है। तो जो 30% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला, तो वो 18% तक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मैंने अगर ये ना बोला तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 18%, अगर वो एक वन टाइम एक्सेप्शनल बेनिफिट लास्ट क्वार्टर का हटा देंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो मार्जिनली बढ़ा और जो प्रॉफिट है वो ड्रास्टिकली घटा।
तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो भी इन्होंने बेचा, या तो वो ऐसी चीज़ बेची है जो इतनी प्रॉफिटेबल इनको मार्जिन्स में नहीं रहती है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है। इसके बाद अगर मैंने जो पहले आपको 3 इनके ये बताए थे, यूनिट्स बताए थे जिसमें ये डिविजन्स में काम करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन में देखेंगे तो उसमें इनको 5.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.3% का ग्रोथ हुआ है। और आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर जो होता है इनका सेगमेंट, उसमें इनको ईयर ऑन ईयर 6.1% का ग्रोथ मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% का उसमें डिक्रीज हो गया ग्रोथ। और क्लाउड बेस्ड कनेक्शंस कनेक्टेड सर्विसेज जो है, जिसमें ये लोग क्लाउड बेस्ड कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं व्हीकल्स में, तो उसमें इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 11.3% का इंक्रीज हुआ है, और 18.5% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इनका तीसरा सेगमेंट क्लाउड बेस्ड, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर टू। दूसरे जो सेगमेंट्स हैं अगर आप देखेंगे उनमें इतनी ग्रोथ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक तो ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी लगाई जा रही है कि भाई जो भी इंपोर्ट होंगे व्हीकल्स, उन पे टैरिफ ज़्यादा लगेगा। जब टैरिफ ज़्यादा लगेगा तो जो कंज्यूमर्स हैं, अमेरिकन कंज्यूमर्स हो गए या जो भी और कंज्यूमर्स हैं, वो कम परचेज करेंगे, और कम परचेज करेंगे तो फिर मशीन्स में जो सॉफ्टवेयर लगना है व्हीकल्स में, जब व्हीकल्स का परचेज ही कम हो जाएगा तो ये सॉफ्टवेयर की डिमांड भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इस हिसाब से आपको ये स्टॉक को देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप इसके दो वर्टिकल्स हैं इसके, कि पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स, इन दोनों में ये डील करती है जो सॉफ्टवेयर अपने सॉल्यूशन देती है। तो पैसेंजर व्हीकल्स में आप देखेंगे तो फिर भी ईयर ऑन ईयर इनका 10.2% का ग्रोथ था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.3% का। बट कमर्शियल व्हीकल में क्या हुआ है कि ईयर ऑन ईयर भी डी ग्रोथ हुआ 5.5% का, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 2.8% का डी ग्रोथ हुआ। तो कमर्शियल व्हीकल हमें ये बताता है कि जो इकोनॉमी है वो कितनी साउंड है इस वक्त, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और आपकी जो भी नेसेसिटी है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं होती, ये होता है रिक्वायरमेंट पे। मान लीजिए अगर आपकी डिमांड है 10 ट्रक का सामान लेकर इधर से उधर ले जाने की, तो आप 10 ट्रक परचेज करेंगे अगर आप एक न्यू बिजनेस प्लेयर हैं। लेकिन अगर आपकी डिमांड ही अगर 4 ट्रक की है तो आप चार को भी 3 लेंगे, और 3 में 4 का सामान डालने की कोशिश करेंगे। तो उसी वजह से आप देखेंगे कि डी ग्रोथ हो रहा है। बाकी आप इसका अगर ज्योग्राफिकली देख लेंगे कहाँ कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, तो यूरोप से इनका 40% के अराउंड आता है, यूएस से इनका 33%, और एशिया से भी इनका रिमेनिंग जो हो गया वो परसेंटेज आता है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो यूएस से इनका 11.6% से बिजनेस रेवेन्यू बढ़ा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.6 बढ़ा। यूरोप में इनका 7.2% से डी ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.4% रहा। और एशिया में इनका जो देखा जाए तो 40% से इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू का, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें भी डी ग्रोथ हुआ है 8% का। तो ओवरऑल आप इनके ज्योग्राफिकली भी देखेंगे तो यूएस में इनका थोड़ा बहुत सामान क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा गया है। वो भी इसलिए गया है क्योंककि ट्रम्प की टैरिफ की जो डेडलाइन की डेट थी 1 अगस्त, उससे पहले सभी जो अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप करके रखना चाहते थे, जितने भी वहाँ के जो कंज्यूमर OEMs हो गए, ओरिजिनल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर, और जो भी इनके सप्लाई जिनको भी ये सप्लाई करते हैं, जिनके क्लाइंट्स हैं, वो सब स्टॉक करके रखना चाहते हैं कि सस्ते दाम पे हम ले लें, बाद में टैरिफ लगेगा तो हमें ज़्यादा दाम देना पड़ेगा सेम सर्विस, सेम सॉफ्टवेयर और इन सब चीज़ों का। तो ये बात देखने वाली है। इसके अलावा अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ स्टॉक की फंडामेंटल्स की, कि क्या फंडामेंटल्स कह रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप इस वक्त 32,000 करोड़ है, और 40% डाउन है ये अपने 52 वीक हाई से। तो 32,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो कंपनी तो अभी ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लाख करोड़ की या 1.5-2 लाख करोड़ की नहीं हुई है जो बड़ी कंपनीज होती हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो और इसका ROE आप देखेंगे तो 33% है, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत अच्छा एफिशिएंटली मैनेज करती है। जबकि अभी भी सेक्टर में इतनी इनके बिक्री नहीं हो रही है इनके सॉफ्टवेयर की, तो भी ये काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस मैनेज करके चल रहे हैं। अगर आप इसमें EPS ग्रोथ लास्ट के 3 ईयर का देखेंगे तो 46.4% है,
रेवेन्यू ग्रोथ 34% था और प्रॉफिट ग्रोथ 44% था। तो प्रॉफिट और जो आप कहेंगे कि ईपीएस ग्रोथ बराबर चले। स्टॉक प्राइस तो पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा भाग गया आगे, अगर आप देखेंगे इसके चार्ट पे। तो अब जब रिजल्ट खराब आ रहा है या कहेंगे ठंडा आ रहा है, तो स्टॉक थोड़ा करेक्ट होगा, क्योंकि स्टॉक की जो एक्सपेक्टेशंस उसकी वैल्यूएशन पे बन गई थी, वो उतनी ग्रोथ अब दे नहीं रहा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इतना अनसर्टेन हो गया है कि कभी ट्रम्प टैरिफ लगा देता है, कभी कोई वॉर छिड़ जाती है, तो इन्फ्लेशन आ जाती है। तो जब तक ये इन्फ्लेशन और ट्रम्प टैरिफ का मुद्दा नहीं सुलझेगा, तब तक इन स्टॉक्स में एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो इसको हम कहते हैं कि एक हेडविंड बनी रहेगी। तो एक टेलविंड होता है, एक हेडविंड होता है। हेडविंड इज अगेंस्ट द मोमेंटम ऑफ द मार्केट, और टेलविंड होता है अलॉन्ग विद द मोमेंटम ऑफ द मार्केट। तो इस कंपनी को यही प्रॉब्लम रहेगी, जब तक इन्फ्लेशन और ये ट्रम्प टैरिफ पॉलिसीज रहेंगी, तब तक इस कंपनी को थोड़ी ग्रोथ करने में मुश्किल हो सकती है। तीसरा, अगर आप इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो एफआईआई के पास 15% है, डीआई के पास 22% है, प्रमोटर के पास 40% है, और पब्लिक के पास 22% है। ये पिछले 3 साल में थोड़ा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि पब्लिक जनरली लॉन्ग टर्म का नहीं सोचती है। वो शॉर्ट टर्म में अगर 20-30% बन जाए तो जैसे आराम करके निकल जाती है स्टॉक से। और अगर स्टॉक का रिजल्ट खराब आए और कंपनी में वैल्यूएशंस कैसे देखनी है नहीं पता हो, तो वैसे भी आदमी डर के बेच देता है, अगर उसका 30% का 40% का घाटा होगा स्टॉक में। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसका पी भी देखें तो 40 के पी पे है, 40 के पी पे और डी ग्रोथ हो रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक करेक्ट होगा। लेकिन कहाँ तक करेक्ट होगा ये आपको वहाँ से पता चलेगा कि आपको हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये स्टॉक कितने पर था और किस वैल्यूएशन पे जा सकता है, और कहाँ तक इसमें चांसेस हैं कि ये टिक जाएगा। अगर आप इनका ग्रोथ गाइडेंस देखेंगे, अभी भी एबिटा 21% है। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर में इन्होंने एबिटा गाइडेंस कम कर दिया तो स्टॉक की और धुलाई पिटाई होने वाली है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। तो ये सब बातें आपको देखनी पड़ेंगी स्टॉक में, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।